ग्रेविटेशन करेंगे बेटा स्टार्ट। ग्रेविटेशन आपको पता है ग्रेविटेशन और न्यूटन these are considered as two similar names in physics। ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का था तो वो न्यूटन है। आल्दो और भी काफी सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। लेटर ऑन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लैनेट्स के मोशन के बारे में और डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। एक साइंटिस्ट थे जॉनेस कैपलर, बट मेजर कंट्रीब्यूशन ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने का जो है दैट गोज टू न्यूटन। इसलिए इट इज कंसिडर्ड इन फिजिक्स की ग्रेविटेशन इज सिमिलर वर्ड ऑफ न्यूटन। क्या होता है बेटा ग्रेविटेशन, क्या ऑब्जर्वेशंस थी और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उसकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में। ग्रेविटेशन के कारण ही हम लोग अर्थ के साथ अटैच्ड है। ग्रेविटेशन के कारण ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण ही अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम जो हमारा है उसका एक पार्ट है। तो ग्रेविटेशन 1666 में न्यूटन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 1665-66 में जब ऐसा हम सुनते हैं कि न्यूटन ने एक एप्पल को देखा फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ अपने ऑर्चर्ड में बैठे हुए, तो ही थॉट अबाउट दिस कि एप्पल ही नहीं बहुत सारी चीजों के ऊपर इस ऐसा इफेक्ट है। मून के ऊपर भी वही इफेक्ट है जो उस एप्पल के ऊपर इफेक्ट हुआ। देन बेस्ड ऑन सर्टेन मैथमेटिक्स उसने एक लॉ बनाया जो ऑलमोस्ट जिसको पब्लिश होने में 20 साल लग गए। 1687 में पब्लिश हुआ था, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। 20 साल लग गए उस ऑब्जर्वेशन से लेके उस इक्वेशन तक आने में, जिस इक्वेशन को हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। ठीक है, हम तो वो सारा जो जर्नी 20 साल का रहा होगा उसमें और भी बड़े सारे चीजों के ऊपर न्यूटन ने काम किया होगा, बट हम उस ग्रेविटेशन की जर्नी को एक ही इक्वेशन में लिख लेते हैं, एक ही इक्वेशन में उसको समझ लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो ग्रेविटेशन है क्या? बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स का नाम है। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच में है, और क्या कारण है? ड्यू टू देयर masses। Gravitational force या force of gravitation is a attractive force between two particles due to their masses। मतलब ग्रेविटेशन का कारण क्या है? न्यूटन का सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में समझा जाए, एक ग्रेविटेशन है और एक F इक्वल्स टू ma है। ठीक है, F इक्वल्स टू ma मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बेसिक फोर्स है। आपने रिसेंटली सर्कुलर मोशन में पढ़ते सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, वो बेसिक फोर्स नहीं है। डिफरेंट सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण डिफरेंट होता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक बेसिक फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और ये याद रखना, इक्वेशन की बात भी करते हैं, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, और नेचर की सबसे वीक फोर्स है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे वीक कोई भी फोर्स नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, और नेचर में जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 66 में जो ऑब्जर्वेशंस थी और 1687 में जो फाइनल आउटकम बना, जो इक्वेशन बनी,
उस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट सेज कि अगर दो पार्टिकल्स हैविंग masses m1 m2 are separated by a distance r, two particles having masses m1 m2 separated by distance r, इनके बीच में जो फोर्स होगी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, क्योंकि ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स having masses m1 and m2 is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। बेटा दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसीलिए एक फीचर आप और ऐड कर देना इस इक्वेशन के बेसिस पे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसका मतलब क्या है, अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे, डिस्टेंस इज डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन मास, मास में कोई चेंज नहीं लाई, सिर्फ हमने डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया, यहां देखो डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, द फोर्स becomes 1/4 of the original value। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम डबल करेंगे पार्टिकल्स को चेंज किए बिना, तो उनके बीच की जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी। यहाँ 4r² आ जाता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये मतलब है। मासेस चेंज करेंगे तब तो फोर्स चेंज होगी ही, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा लिया जाए अगर, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हम लिखेंगे g m1 m2 by r²। और जब हम ये लिखते हैं ना बेटा g m1 m2 by r², जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। इस g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बेटा इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम तो है, बट इस वैल्यू को कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था 1798 में। दिस वैल्यू इज 6.67 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आप यूनिट फाइंड करना जानते हो, जी का यूनिट होगा FR² डिवाइडेड बाय m1 m2। तो जी जो है इट इज 6.67 into 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर आप CGS में कन्वर्ट कर लो, आप चेक करना बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6.67 into 10⁻⁻8 12 नहीं है, सॉरी 11 है। 6.67 into 10⁻⁻11
और अगर सीजीएस में लिखेंगे इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होती है जी का वैल्यू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम है, सिस्टम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू चेंज होती है। जैसे अगर मीटर में 1 है तो सेंटीमीटर में 100 होगा, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ और रिजल्ट आया, रिजल्ट सेम है। 1 मीटर अगर इतना सा डिस्टेंस है तो 100 सेंटीमीटर भी इतना ही होगा, ठीक है, सिर्फ हमने यूनिट चेंज किया है। तो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बेटा डिफाइन करना है, वी यूज द सेम इक्वेशन। अगर दोनों पार्टिकल्स जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इन दोनों का मास अगर 1 kg है, मीन्स अगर हम ये कंसीडर करें इफ m1 और m2 both are equal to 1 kg एंड इन पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, दोनों का मास 1 kg और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो 1 मीटर है, तो F बनेगा G के बराबर। ठीक है, क्या बोला मैंने, G की जो वैल्यू है हमारे पास सीजीएस में या एसआई में जिसमें मर्जी लिखो, 1798 में कैवेंडिश ने कैलकुलेट करी थी। तो F अगर G के बराबर आया तो इसका ये मतलब हुआ देयरफॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to the force of attraction, force between, सीधा लिख दो, force between two particles each of mass 1 kg and separated by a distance of 1 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो पार्टिकल्स अगर 1 kg मास के बराबर है, 1 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, तो F और G बराबर होंगे। इसे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, इट इज ऑलवेज वैलिड। कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ठीक है, और इस मास को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दें, इस मास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अगर एक स्मॉल m है तो दूसरा कितना होगा, m माइनस m होगा या नहीं? यस सर। तभी तो ऐड करके वही आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखें तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ m ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। ए पार्टिकल, या ऐसे लिखें, द मास m ऑफ ए पार्टिकल is divided into two parts. One is m and the other obviously will be m minus m. These two parts are kept r distance apart. कितना डिस्टेंस रखा इन दोनों के बीच में, r. What should be the value of m
सो दैट इनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए ताकि इनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। देखो ऑप्शंस क्या है, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, आंसर किस तरह में होगा, m/2, m/3, m/4 या each part should have mass like m/2, एक m/2 दूसरा m/2, एक m/3 दूसरा 2m/3, एक निकालो दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकलेगा, या m/10। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m ताकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। पार फिक्स है। पहले देखो बेटा, एक का मास m है, दूसरे का है m माइनस m। पहले ये देखो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे। कैपिटल F विल बी इक्वल टू G m m-1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मैक्सिमम होना, देखो G तो चेंज हो नहीं सकता, R भी फिक्स किया हुआ है। फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। वो फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, वैसे आप याद तो रखेंगे ही। बट एक चीज देखो, अगर फोर्स मैक्सिमम है तो उसकी डिफरेंशिएशन जो है दैट विल बी 0 फॉर F टू बी मैक्सिमम, जो dF/dm है that is equal to 0, that should be equal to 0. It means d/dm of F G by R square small m capital M minus m square equal to 0. Maximum is always constant और इसकी डिफरेंशिएशन इसलिए क्या होगी 0। तो बेटा ये G by R square रखो बाहर, G by R square बाहर रखो, d/dm of m into m minus m square equal to 0। बेटा G by R square तो 0 हो नहीं सकता, जैसे मैं कभी लिखूं 2x इक्वल टू 0, तो इसका एक ही कंक्लूजन है, x से 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि d/dm of mm माइनस डिफरेंशिएशन अप्लाई करना इक्वल टू 0। ये वाला जो कैपिटल M है ये तो फिक्स है, इसको बाहर ले लो, d/dm of m माइनस 2m इक्वल टू 0। जब आप x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x आता है 2x, तो m स्क्वायर के 2m। सो नाउ दिस विल बी m into 1 minus 2m equal to 0, capital M equal to 2m, तो small m equal to capital M by 2। ठीक है, so this will be the correct answer. But what is the logic behind this? Why m by 2 has come? कुछ और क्यों नहीं आया, समझना, लॉजिक समझो बेटा, ऐसा हुआ ही क्यों, m by 2 ही क्यों आया आंसर। मेथड तो पता चल गया ना, प्रूव कैसे किया। मान लीजिए कि हमारे पास जो कैपिटल M है वो 10 है, इसको बड़े तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, 4.5, 5.5। सबका सम कितना है, सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो 10 आएगा। लेकिन बेटा आप सबको मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट आएगा। 8 2s are 16, ठीक है, 3 7s are 21, 4 6s are 24, 5 5s are 25, 4.5 5.5 होता है 24.75। आप और भी ट्राई करो, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो 25 से ज्यादा हो, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो
मैक्सिमम होगा। इसलिए जब आपने फोर्स को दो इक्वल पार्ट्स, ये फोर्स को मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो इसका मतलब मास को दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी हम मास को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, दैट इज व्हाई वी गॉट द आंसर m/2। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो फोर्स कैसे पता करेंगे? एक चीज कंफर्म है बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फोर्स को अगर डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना है, इस न्यूटन लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर ऐसे लिख दूं F वेक्टर इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर, तो मुझे यहां r कैप लिखना पड़ेगा। Here r cap is a unit vector in the direction of F. ठीक है, यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर की ही डायरेक्शन देता है, बट आपको इन जनरल पता है कि यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर वी कैन से F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर r वेक्टर बाय r। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, F वेक्टर इक्वल्स टू G m1 m2 by r क्यूब इंटू r वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। देखो बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। सपोज दो पार्टिकल्स हैं आपके पास हैविंग मासेस लाइक m1 m2। जो ये फोर्स है ये म्यूचुअल होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली होती है। प्रूव करते हैं। F m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये है वो फोर्स। इस फोर्स को बोल दूंगा मैं F21। m2 भी तो m1 के ऊपर, कोई भी पार्टिकल बेटा अपने ऊपर नहीं लगाएगा फोर्स। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी एटम से लेके पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती है। बेसिक फोर्स है ना। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक बेसिक फोर्स है। लेकिन जब अर्थ रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन तो ये तो चार्ज नहीं, कोई भी अनचार्ज पार्टिकल जब घूम रहा है किसी दूसरे के अराउंड तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा। जो चार्ज पार्टिकल घूमेगा वो घूमेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल भी होती है, ऐसा नहीं है कि जब इलेक्ट्रिकल है तब ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटेशन तब भी है, बट इफेक्ट ज्यादा दूसरे का होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में मास डिपेंडेंस की बात की जाती है। सपोज इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है, और हम इन फोर्सेस को नाम दे देते हैं F12 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, F21 is force
उल्टा लिख दिया, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फोर्स ऑन m2 due to m1. What is F12? It is force acting on m1 due to m2. What is F21? Force acting on m2 due to m1. ठीक है, therefore क्या लिखूंगा देखना, F12 is equal to G m1 m2 by r square. इनकम्प्लीट है ये, क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इधर वेक्टर है, इधर मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। F12 की डायरेक्शन है बेटा, F12 की डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ मैं यूनिट वेक्टर अगर कोई ले लूं, नाम रख लेता हूं R12, यहां लिखूंगा ऐसे R12 इक्वेशन 1, और यहां बोलूंगा हेयर R12 is a unit vector directed from m1 to m2. Directed from m1 to m2 मतलब directed in the direction of F12. And जो F21 होगा, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो होगी G m1 m2 by r square ही लिखेंगे, R21। तो क्या बोलोगे यहाँ R21 क्या है? R21 is a unit vector from m2 to m1. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर बोथ। फिर देखना बेटा आगे क्या है, यहां पर वी हैव टू यूनिट वेक्टर्स, तो बोलेंगे हेयर R12 is equal to minus of R21। क्यों R12 क्यों माइनस R21 है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर एक इधर, ये है R21। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, वो क्यों सेम है? क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, बट दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शंस अपोजिट। सो दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी यूज कर रहे हैं R12 की जगह, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स F12 इक्वल टू G m1 m2 बाय R12, ये तो R स्क्वायर लिखो, R12 की जगह लिख लेंगे माइनस ऑफ R21। और यही तो F21 है, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो ऐसी ही स्टेटमेंट तो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट भी तो थी यही। इस इक्वेशन का ये मतलब है कि जितनी फोर्स m1 के ऊपर m2 लगा रहा है, उतनी ही फोर्स m2 के ऊपर m1 लगा रहा है, मतलब द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। सो कंक्लूजन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is in accordance with Newton's third law of motion, action and reaction। ठीक है, एक्शन रिएक्शन दोनों ही वैलिड होंगे। The forces are equal and opposite, equal magnitude, opposite direction। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इस वेक्टर फॉर्म की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? देखो,
दो पार्टिकल्स के बीच में तो हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, बट अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m3, ये पार्टिकल का मास है m4, ये पार्टिकल है मास है mn। यहां तो बड़े सारे हो गए, है ना। तो यहां पर हम पढ़ते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम मल्टीपल मासेस के बीच में फोर्स पता कर सकते हैं, नॉट इन वन गो, एक एक करके। पहले हम देखेंगे, जैसे अगर इस पे देखनी है फोर्स, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा। इस m1 को m2 अपनी तरफ खींचेगा, और जो m2 की m1 के ऊपर फोर्स होगी वो होगी ऐसे F12। m3 m1 को खींचेगा F13। देखो नाम कैसे रखा था, जो कन्वीनियंट है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। ठीक है, तो ये तो बड़ी सारी हो गई। कैसे फाइंड करें टोटल कितनी होगी, स्टेटमेंट कर लेते हैं आज, क्वेश्चंस कल करेंगे इसके। इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम मींस कलेक्शन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग on any particle is equal to the vector sum of forces acting on it due to all other particles। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ऑब्जर्व कर लो, उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगी दैट्स इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, देखो ऐसे बोलेंगे, देयरफॉर टोटल फोर्स acting on m1 is f1 equal to f12 plus f13 f14 so on f1n। ये वेक्टर सम क्या होता है बेटा, देखना। हम पहले ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में फोर्स, एक तो ये निकालो एक ये निकालो, फिर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ से। फिर ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ करेंगे, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो नेक्स्ट के साथ करेंगे। एक टाइम पे तो दो के बीच में करेंगे, बट वही तो वेक्टर सम होता है। बट हम ये पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स है। ठीक है, ये किस तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा, बीच में जाएगा, या इसकी तरफ ज्यादा होगा या इसकी तरफ जाएगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द वेक्टर सम इज। ठीक है, इसके लिए हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा सा चीजों को क्लियर करते हैं, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। क्वेश्चन है कि
3 particles of mass m each are placed at the 3 corners of an equilateral triangle having each side equal to A. Calculate the force acting on any particle, कोई एक पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के ऊपर बताएं कितनी फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, यहां समझते हैं बेटा वेक्टर सम का मतलब क्या है। ये डायग्राम से पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन मैं बोल रहा हूं M1, M2, M3, अदरवाइज each mass is equal to m, और each side of the triangle is A। मान लो ये कॉर्नर A है, ये B है और ये C है, एंड वी वांट टू फाइंड कि जो A पे मास है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी। ठीक है, किसी में भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना कि फोर्स फाइंड करनी किस पे है। मान लो इस पे करनी है। अब इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा। M2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, दिस इज F12। M3 अपनी तरफ खींचेगा, दिस इज F13। पहले तो मैं इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर लेता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। व्हाट इज F12's magnitude? G M1 M2, so that is equal to G M square by A square। F13 का magnitude will be G M1 M3 by A square again, so it is also G M square by A square। अच्छा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, कोई बात नहीं। ये एंगल कितना है बेटा दोनों के बीच में? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं F1 मतलब टोटल फोर्स ऑन M1 is equal to F12 plus F13। F1 equal to F12 plus F13। एंगल कितना है? एंगल बिटवीन F12 एंड F13 is 60 डिग्री। ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ये इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, ये एंगल, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो रिजल्टेंट फोर्स है? याद है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज गोइंग टू बी F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर 2F12 F13 cos 60। दिस इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। This cos 60 and this 2 will be out। 1 तो होता है, 2 cos 60 1 होता है, मतलब cos 60 is 1 by 2। F12 का स्क्वायर वो आ गया G M square by A square का स्क्वायर, अगेन G M square by A square का स्क्वायर। अच्छा, फिर से वही है, 2 बार लिखा है, G M square by A square into G M square by A square। It is just like, अगर आप ध्यान से देखो, it is just like
x square plus x into x will become 3x square, तो आंसर आपका आएगा x√3। तो यहां पर आपका आंसर आएगा, देखिए करके, your answer will be f1 equal to g(m²) by a², 3 बार आ गया रूट के अंदर, तो आंसर विल बी g(m²) by a² का होल स्क्वायर 3 बार आया, 1 2 3 ऐसे देखना, तो आपका आंसर आएगा g(m²) by a² √3। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वेक्टर सम। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस इसी को कंटिन्यू रखते हुए एक स्क्वायर ले लें, आप करके दें मुझे क्वेश्चन। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज a, और मैं फिर से सिंपल सिचुएशन दे रहा हूं, मास ही सेम ले लो, ऐसे तो डिफरेंट ले लो बट वैल्यू पुट करोगे तो सेम। ये स्क्वायर है, तो बताओ F3 कितना होगा, मतलब जो ये M3 है इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू पेपर।